स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं के जो विभिन्न प्रकार है उसके बारे में और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे और परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमने इससे पहले रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे और रासायनिक परिवर्तनों के बाद में हमने रासायनिक समीकरण भी पढ़े थे। तो किसी भी रासायनिक पदार्थ में किसी भी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उससे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो अगर किसी अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उसमें कोई नया उत्पाद बनेगा, कोई नया पदार्थ बनेगा, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की क्रिया से उत्पादों का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं या उनको क्रियाकारक भी कहते हैं। और जब अभिकारक या क्रियाकारक क्रिया करते हैं तो उनसे उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण से व्यक्त किया जाता है या रासायनिक समीकरण से उसको लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो Mg+O2 और ये बन गया MgO। इसको हमने संतुलित करेंगे तो जब रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो तीर के निशान के दाईं तरफ और बाईं तरफ परमाणु की संख्या को बराबर कर देते हैं। तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलन करके ही लिखते हैं। तो देखो ये एक मैग्नीशियम का एक फित्ता है, एक मैग्नीशियम का रिबन आता है। इस रिबन को अगर हम जलाएं, अगर हम इसको जलाते हैं किसी मोमबत्ती की सहायता से, इसको हम जला रहे हैं तो ये चूर्ण बन के गिरता रहता है। तो मैग्नीशियम के फित्ते को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, यह श्वेत चूर्ण के रूप में बनता है। तो मैग्नीशियम के फित्ते का मतलब होता है रिबन की तरह होता है। ये जैसे एक रिबन है एक पतला, तो मैग्नीशियम की फित्ते या रिबन को अगर हम जलाएं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफ़ेद रंग के चूर्ण की तरह होता है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहाँ से देखो एक प्रश्न आता है कई बार परीक्षा में कि X धातु को जलाने पर Y श्वेत रंग का पदार्थ, या यहाँ पर आ गया चूर्ण प्राप्त होता है कि X धातु को जलाने पर Y सफ़ेद रंग का पदार्थ या चूर्ण बनता है। X व Y का नाम लिखिए। तो यहाँ पर X कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम और Y हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम ये प्रश्न का हमें उत्तर देना है कि इसका समीकरण कैसे हो जाएगा, Mg+O2 और 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम धातु होती है, उसको जब अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं ना तो उसके जो एक पतला रिबन है या फीता है वो श्वेत चूर्ण के रूप में उत्पाद में बदलकर गिरता रहता है। अब देखते हैं देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो इसका प्रकार में क्या है, तो पहला प्रकार पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और पहला प्रकार पढ़ेंगे इसमें संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन का मतलब होता है जुड़ाव, या एक सिंपल भाषा में समझे तो हम कहेंगे जोड़ना। तो इसमें जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसमें जो अभिकारक काम आते हैं वो आपस में जुड़कर एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाते हैं और वो आपस में मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण, A और B दो अभिकारक है, ये जब मिलकर इन्होंने AB बना लिया तो ये दो, कम से कम दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए दो से अधिक हो गया A+B+C और ये बन गया ABC।
तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाएंगे तो तभी हमें कहेंगे कि इसका संयुग्मन हुआ है, इन तीनों का जुड़ाव हुआ है, ये तीनों जुड़ गए हैं। तो इसे विक्रिया संयुग्मन विक्रिया कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो MgO बनता है, अर्थात इसका मतलब ये दोनों जुड़ गए हैं, इसमें देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन जुड़ गया है। ये है मैग्नीशियम पित्ते का दहन। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को जब कोयले को जलाते हैं अपन तो CO2 बनती है, अर्थात इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। तो जैसे कोयले का दहन है, कोयले में क्या होती है, कार्बन। तो जब कोयले का अपन दहन कराते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाती है, अर्थात इनका संयुग्मन हो जाता है। इसी तरह से देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एथेन होता है, इसमें इसकी विक्रिया H2 से करवाते हैं, अर्थात इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी तो दो, इधर भी दो है, इधर भी दो हाइड्रोजन है। इसमें निकल उत्प्रेरक काम में आता है, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ जुड़ जाती है। यहाँ पर हो जाता है CH3, यहाँ पर हो गया CH3, ये बन गया एथेन, और इसे हम कहते हैं एथेन का हाइड्रोजनीकरण। तो संयुग्मन विक्रिया के बहुत सारे उदाहरण हैं, मैग्नीशियम पित्ते का दहन, कोयले का दहन, एथेन का हाइड्रोजनीकरण। आप ये भी लिख सकते हो H2 + O2 H2O का निर्माण, आप ये भी लिख सकते हो H2 और H2O2 H2O का निर्माण, ये भी एक संयुग्मन विक्रिया होती है। दूसरे देखते हैं विस्थापन विक्रिया। देखो नाम से स्पष्ट है, विस्थापन का मतलब है विस्थापित कर देना, उसको हटा देना। विस्थापन का मतलब क्या होता है, हटाना या विस्थापित कर देना। अब इसमें होगा क्या कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु, एक अभिकारक का कोई परमाणु या उस परमाणु का समूह है, दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब है हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक अभिकारक का कोई भी परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को हटा देगा। जैसे ये AB है, ये इसकी C से अभिक्रिया हुई तो ये AB एक के साथ अभी B है, तो जैसे ये C आएगा, ये C B को यहाँ से हटा देगा। मतलब C आया यहाँ पर इसके पास और इसने B को यहाँ से भगा दिया, हटा दिया, तो ये एक के साथ C जुड़ गया और इसने B को यहाँ से हटा दिया है, तो मतलब AB से B का विस्थापन कर दिया है। तो ऐसी विक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन विक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण कॉपर सल्फेट होता है। इस कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, ये है CuSO4। इसको हम क्या लिखते हैं, कॉपर सल्फेट। इसके अंदर हम जिंक के टुकड़े डाल देते हैं, Zn का मतलब हो गया जिंक, इसमें जिंक डाल देते हैं। तो देखो जिंक क्या करेगा, ये इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा, विस्थापित कर देगा। तो विक्रिया क्या हुई, इस कॉपर की जगह तो जुड़ गया जिंक, और इस जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को बाहर कर दिया, हटा दिया यहाँ से। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये तत्वों की क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है। अगर कोई अधिक क्रियाशील धातु है या तत्व है तो वो कम क्रियाशील को हटा देता है। जैसे जिंक, यहाँ कॉपर है, जिंक है, तो जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए जैसे ही जिंक डालते हैं कॉपर सल्फेट में, ये जिंक अधिक क्रियाशील है, ये अपने कम क्रियाशील कॉपर को यहाँ से हटा देगा और कॉपर की जगह खुद जाके जुड़ जाएगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और कॉपर को इसने हटा दिया। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। देखो एक प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में, अभी हमने कहा कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है। एक प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में, आप जब इसका विलयन देखो तो बिल्कुल नीला रंग का विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग का विलयन होता है। इसमें जिंक के टुकड़े डालने पर विलयन का रंग विलुप्त क्यों हो जाता है। तो नीला रंग है, जैसे हमने जिंक डाला तो उसका विलयन का जो नीला रंग है वो गायब हो जाएगा। तो ऊपर वाले समीकरण को देखते हैं। देखो कॉपर जब सल्फेट के साथ जुड़ता है तभी नीला रंग देता है, लेकिन जैसे हमने इसमें जिंक डाला, जिंक ने कॉपर को यहाँ से हटा दिया, तो ये चीज़ बन गई जिंक सल्फेट। इसलिए ये अब इस विलयन का रंग नीला नहीं होगा, ये नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा और कॉपर है वो नीचे जम जाएगा, जमा हो जाएगा उसका। तो यही कारण है कि इसमें कॉपर सल्फेट की जगह फिर क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, इस कारण से नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो उत्तर देखिए, जब कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालते हैं तो
विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर जिंक नहीं, आप एक लोहे का टुकड़ा भी डाल सकते हैं अपन, जैसे लोहे की कील डालें यहाँ पर अगर लोहे की कील डालें तो भी बिल्कुल सेम अभिक्रिया होती है। तो अगर लोहे की कील डालें तो भी उसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा, तो वहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाएगा। तो कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है अर्थात हटा देता है, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील धातु है तथा कॉपर कम क्रियाशील धातु है। जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर से, इसलिए ये अधिक है। तो इस कॉपर को यहाँ से इसने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया, जिंक अधिक क्रियाशील है, खुद जुड़ गया तो जिंक सल्फेट बन गया। विस्थापन अभिक्रिया के कारण विलयन में जिंक सल्फेट बन जाता है और विलयन का रंग है वो विलुप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपको इसमें उत्तर में ये लिखना है कि जब कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिससे जिंक है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है और जिंक सल्फेट बनता है, जिससे विलयन का नीला रंग धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ पर यह भी आ सकता है प्रश्न कि कॉपर सल्फेट के विलयन में कील डालें, लोहे की कील डालें तो क्या होगा? तो बिल्कुल समान अभिक्रिया होगी। लोहे की कील डालेंगे तो भी लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है और लोहा भी कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा देगा और वहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाएगा और वो कील है वो बिल्कुल भूरी हो जाएगी और विलयन का रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो उसमें भी विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इसको आपको याद रखना है, किसी भी तरह का यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा या ये उदाहरण देके आपको पूछ लेगा कि आपको कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट कॉपर ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपन अब आता है कि जो धातु क्रियाशील होते हैं उनके क्रम क्या है। देखो, तो धातुओं की क्रियाशीलता का एक क्रम बनाया गया है। तो तत्वों की क्रियाशीलता की श्रेणी है, जिसमें क्या होता है, जो धातु है धातुओं की सक्रियता का एक अवरोही क्रम बनाया गया है, अवरोही क्रम, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जब धातुओं की सक्रियता का अवरोही क्रम बनाया गया है, जब उनको अवरोही क्रम में जचाया गया है तो उसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे सक्रियता श्रेणी देखिए आप, ये एक सक्रियता श्रेणी है जिसमें सबसे ऊपर है पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, आयरन Fe। आयरन का मतलब हो गया यहाँ पर लोहा, कौन हो गया, लोहा। Fe लेड या जिसको शीशा भी कहते हैं अपन, ये Pb। हाइड्रोजन हो गया H, कॉपर का या कॉपर या तांबा Cu, पारा मरकरी Hg, चांदी जिसको सिल्वर भी कहते हैं Ag और सोना Au। तो ये एक सीरीज बनाई गई है अवरोही क्रम में, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है यहाँ पर इस सीरीज में पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील होता है सोना। अब सोने से भी नीचे एक प्लेटिनम और आता है, लेकिन वो आपकी किताब में नहीं है, तो यहाँ पर प्रश्न आपकी किताब से आएगा। तो यहाँ पर सबसे कम क्रियाशील, न्यूनतम क्रियाशील तत्व कौन सा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, पारा हो गया, कॉपर हो गया। तो सबसे कम तो क्रियाशील है सोना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्रियाशील है चांदी, फिर पारा। मतलब जब हम सोने से ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, तो देखो ये है क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, मतलब क्रियाशीलता बढ़ती जा रही है। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता का घटता क्रम, यानी क्रियाशीलता घटती जाएगी। और ऊपर का जो तत्व है वो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। तो अभी हम कॉपर की और उसकी बात कर रहे थे जिंक की, तो देखो कॉपर यहाँ पर है और जिंक है वो ऊपर रह गया। तो कॉपर बहुत कम क्रियाशील है जबकि जिंक है वो अधिक क्रियाशील है। तो जो अधिक क्रियाशील आएगा वो कम क्रियाशील को हटा देगा अभिक्रिया से। तो अगर हमें इस कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डालें तो भी हटा देगा, मैग्नीज डालें तो भी हटा देगा, कैल्शियम डालें तो भी हटा देगा। तो ये स्थिति आती है कि जब अधिक क्रियाशील धातु आता है तो वो कम क्रियाशील धातु को अभिक्रिया से विस्थापित कर देता है, उस विकारक से विस्थापित कर देता है। तो इसको आपको ये सक्रियता श्रेणी याद रखनी है। अभी यहाँ से किस तरह का प्रश्न आता है, देखिए आपको जैसे इस तरह का प्रश्न दे दिया कि निम्न में से एक सक्रियता श्रेणी का आपको
बढ़ता हुआ क्रम बनाना है। जैसे इस तरह से दे दिया आपको, सोडियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, लोहा दे दिया, कॉपर दे दिया और ये सोना दे दिया। आपको कह दिया कि इन तत्वों को सक्रियता श्रेणी के बढ़ते हुए क्रम में रखिए। तो बढ़ते हुए क्रम में आपको रखना है, या ऐसे कह देंगे कि आरोही क्रम में रखो या अवरोही क्रम में रखो। तो अगर इसका आप आरोही क्रम बनाओगे, या सबसे पहले आप जैसे आरोही क्रम बनाओगे सक्रियता का आरोही क्रम, तो सबसे कम क्रियाशील कौन सा है, यू है। फिर उससे अधिक क्रियाशील कौन हुआ, कॉपर। फिर उससे अधिक क्रियाशील एफ यू हुआ। फिर उससे अधिक क्रियाशील एम जी हुआ। और फिर उससे क्रियाशील ज़्यादा आपका सोडियम हुआ। तो इस तरह से सक्रियता का आरोही क्रम अपन बना रहे हैं। अवरोही पूछे तो इधर से सोडियम आ जाएगा, जैसे इधर सोडियम आ जाएगा अवरोही। फिर आ जाएगा आपका मैग्नीशियम, फिर आ जाएगा Fe, फिर आ जाएगा कॉपर, और फिर आ जाएगा सोना। तो इस तरह का आपको ये क्रम जचाने का एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, या इनमें से आपको पूछा जा सकता है इसमें सर्वाधिक सक्रिय धातु या सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी है। तो सबसे कम तो नीचे वाली है और सबसे अधिक क्रियाशील ऊपर वाली धातु है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना, ये आपको याद रखने हैं। तो इसमें से यहाँ से किसी भी तरह का सक्रियता का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी अभिक्रिया लेते हैं हम, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि का मतलब होता है दो। अभी विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी तो वहाँ पर दो अभिकारक थे। द्विविस्थापन का मतलब है दोनों अभिकारक आपस में अपने परमाणुओं का विस्थापन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं। जैसे दोनों अभिकारक आपस में करेंगे, जैसे ए बी और सी डी है, तो इसमें से ए जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ए तो जुड़ जाएगा डी से और सी जुड़ जाएगा बी से। तो दोनों विकारक आपस में, जैसे ये तो इससे जुड़ रहा है और ये इससे जुड़ रहा है, तो दोनों विकारक आपस में परमाणुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो जैसे इससे ए डी बन गया, इससे बन गया सी बी। तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है कि दोनों विकारक अपने परमाणुओं का विस्थापन करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया NaOH से करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, देखो कॉपर इससे जुड़ जाएगा, OH से क्रिया करेगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये सोडियम करेगा सल्फेट से क्रिया, इस सोडियम करेगा इस सल्फेट से क्रिया, तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट। तो दोनों आपस में अपने परमाणु का विस्थापन कर रहे हैं। जैसे एक ये पदार्थ है सिल्वर नाइट्रेट, और ये है पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो Hg तो क्रिया कर लेगा क्लोराइड से और पोटेशियम क्रिया कर लेगा नाइट्रेट से, तो क्या बन जाएगा AgCl, क्योंकि दोनों की संयोजकता है प्लस और माइनस होती है, तो AgCl बन गया। और यहाँ पर बन गया KNO3 अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोनों अपना परमाणुओं का विस्थापन कर रहे हैं, तो ये एक अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से आपको ये समीकरण देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है। तो ये याद रखिए, अगर दोनों का ट्रांसफर हो रहा है तो वो द्विविस्थापन है। अब पढ़ रहे हैं अपन अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन अभिक्रियाओं का मतलब होता है टूटना। टूटने वाली अभिक्रिया होगी जिसमें एक बड़ा विकारक टूटेगा और उससे छोटे छोटे जो उत्पाद है वो हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो अब कैसे कैसे तोड़ेंगे, या तो हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तोड़ेंगे, या उसको गर्म करके तोड़ेंगे, या सूर्य के प्रकाश से तोड़ेंगे। तो तीन तरह की अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपघटित का मतलब है टूट कर, इसे याद कर लेना चाहिए इसको, टूट कर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब संयुग्मन की अभिक्रिया की बिल्कुल विपरीत है। संयुग्मन में तो क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर एक अभिकारक हो, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ सकते हो, एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एक AB है, ये टूटकर A और B में बदल गया, तो ये अपघटनीय अभिक्रिया हो गई। MgO है, ये Mg और O2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो
तो ये कौन सी विक्रिया है? ये भी अपघटनीय विक्रिया होती है। अब अपघटनीय विक्रिया 3 तरह की होती है, मुख्यतः 3 तरह की होती है। देखो, विद्युत अपघटन, इसमें विद्युत अपघटन में ये कैसे, इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? विद्युत धारा के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करके हम उसको तोड़ेंगे अभिकारक को। तो अभिकारक की गलित या द्रव अवस्था में, मतलब ठोस में तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो उसको पहले हम घोलेंगे। गलित का मतलब घोलना। तो गलित या उसकी जो द्रव अवस्था है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपघटित हो जाता है। तो जो अभिकारक होता है ना, उसको हम पहले पानी में घोल लेंगे, यानी उसकी गलित अवस्था में ले आएंगे और घोल कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो अभिकारक है वो अपघटित हो जाता है। जैसे जल है, इस जल, ये तो जलीय होता है, ये तो घुला हुआ होता है, द्रव होता है। तो जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ये H2 और O2 के अंदर बदल जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को हम पहले पानी में घोल लेंगे। किस में घोलेंगे? पानी में। तो पानी में घोलेंगे तो इसका AQ यानी एक्वस, यानी यहाँ लिख सकते हैं अपन हिंदी में जलीय विलयन बन गया। सोडियम क्लोराइड को, सूखे नमक को विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, पहले इसको जल में घोल लेंगे, अर्थात इसका AQ यानी एक्वस बना लेंगे, जलीय विलयन बना लेंगे, फिर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगी। तो ये है विद्युत अपघटन। विद्युत धारा प्रवाहित करके हम अभिकारक का अपघटन कर रहे हैं। यहाँ से देखो प्रश्न आता है कि जल के विद्युत अपघटन से कौन कौन सी गैसें बनती है, तो इसका आंसर हो जाता है जल के अपघटन से H2 व O2 गैसें बनती है। दूसरा अपघटन होता है उष्मीय अपघटन। देखो उष्मीय अपघटन कैसे होता है? उष्मीय अपघटन होता है उष्मा देने पर या गर्म करने पर। तो जैसे जब उष्मा देने पर अभिकारक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है तो उससे क्या कहते हैं? उष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इनके अंदर उष्मा देने पर है वो अपघटित हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ये चूना का पत्थर होता है। जैसे चूने का पत्थर जो होता है उसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये बड़े बड़े पत्थर आते हैं, पहले इसको हथौड़े की सहायता से इनको छोटे छोटे पत्थरों के अंदर तोड़ लिया जाता है। अब जो कली के भट्ठे होते हैं उसके अंदर भट्ठा होता है, उसमें इन पत्थरों को भर लिया जाता है। ऐसे भर लिया और फिर इसको इसके नीचे है वो आग जलाई जाती है। तो आग जलाएंगे तो इन चूने के पत्थर के जो टुकड़े हमने डाल दिए हैं ये गर्म होंगे। ये क्या होंगे? ये गर्म होंगे। गर्म होंगे तो ये कली के भट्ठे में होता है इस तरह से। तो जब ये गर्म होंगे तो यहाँ से गैस निकलेगी जिसको हम कहेंगे CO2। तो देखो ये गैस निकल रही है, CO2 निकल जाएगी, ये तो बाहर चली जाएगी और ये इसके अंदर बन जाएगा CaO, यानी जो कली सफ़ेद होती है जिसको अपन कली बोलते हैं या बिना बुझा चूना बोलते हैं। बिना बुझा चूना ये बन जाएगा। तो ये जो बन गया ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा चूना बन गया, बिना बुझा चूना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। इसके इस तरह के सफ़ेद सफ़ेद जो कली के टुकड़े आते हैं वो आते हैं। अब क्या करते हैं हम घर पे आकर, पानी का जो टैंक होता है इसके अंदर पानी होता है, इस पानी में हमने यहाँ से ये कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हमने डाल दिया तो तीव्र यहाँ पर बुदबुदाहट होगी, ये गर्म होगा और गर्म से उष्मा सिर्फ विग्रेस में उष्मा निकलेगी। और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये जो हमने पानी में घोला है इस पानी से क्रिया करेगी और यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम सफ़ेदी करने के काम में लेंगे, सफ़ेदी करने के काम लेते हैं। तो इसकी हम सफ़ेदी करेंगे, ये जलीय विलयन रहेगा, इसकी सफ़ेदी करेंगे। तो यहाँ से एक देखो प्रश्न आता है, कई बार ऐसे लिख देते हैं कि X को गर्म करने पर Y प्राप्त हुआ, Y को जल में घोलने पर एक्स जेड प्राप्त हुआ। तो X और Y और Z का जेड प्राप्त हुआ और जेड को सफ़ेदी करने में काम में लिया जाता है। तो एक्स वाई जेड का नाम लिखिए। तो X तो हो जाएगा ये, Y जैसे ये हो गया, जेड हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होता है उष्मीय अपघटन, जो कि उष्मा द्वारा हमें क्या कर रहे हैं, एक बड़े अभिकारक का छोटे छोटे उत्पादों में अपघटन कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका उष्मीय अपघटन। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं आपका प्रकाशीय अपघटन। देखो ये लास्ट है इसके अंदर, प्रकाशीय अपघटन। तो प्रकाशीय अपघटन में क्या होता है, ये है आपका प्रकाश अपघटन। प्रकाश के अपघटन का मतलब होता है प्रकाश ऊर्जा के द्वारा किसी अभिकारक का अपघटन करना, का अपघटन करके
किसी अभिकारक का अपघटन करके छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त करना क्या कहलाएगा? प्रकाशीय अपघटन। तो हम प्रकाश ऊर्जा के द्वारा किसी अभिकारक का अपघटन करेंगे, छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक आपकी किताब में जो उदाहरण दिया गया है वो है एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये कौन है? HBr, इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये इतना सेंसिटिव है, अगर इसको अपन खुला छोड़ दें तो इसको जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, क्या मिला इसको? प्रकाश मिला, तो ये प्रकाश मिलते ही ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन के अंदर टूट जाता है। तो ये तो हो गई हाइड्रोजन और ये हो गई ब्रोमीन। तो ये बहुत ही स्पेशल उदाहरण है, इसको आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब प्रकाश में खुला छोड़ देना इसको, तो ये प्रकाश इसमें गिरते ही ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन के अंदर बट जाता है। तो ये क्या है? ये एक प्रकाशीय अपघटन है। प्रकाश ऊर्जा द्वारा ये जो अभिकारक है HBr, ये अपने छोटे छोटे उत्पादों के अंदर हाइड्रोजन और ब्रोमीन के अंदर टूट गया है। तो आज के वीडियो में हम अभिक्रिया इतनी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे, ये वीडियो लंबा होता है, फिर उसमें अपन पढ़ लेंगे मंद और तीव्र अभिक्रिया। कौन सी पढ़ेंगे? मंद व तीव्र अभिक्रिया। मंद का मतलब होता है धीमी गति से होने वाली, और तीव्र का मतलब होता है बहुत ही तेज़ गति से होने वाली। तो तेज़ गति से होती है वो कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है, मतलब सेकंड से भी बहुत कम समय लगता है। और जो मंद होती है वो उसमें समय कुछ ज़्यादा लगता है। तो हम ये दोनों अभिक्रियाओं और इसके उदाहरण पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी भेजें, और अपने इस चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।